यस सर। ओके सर। सर आप लोगों को भी गुड इवनिंग अगेन। ठीक है। अच्छा, तो ऑलरेडी ये जो टॉपिक हम लोग मंगलवार स्टार्ट किए थे, उससे पहले भी एक क्लास में स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग बात कर रहे थे सर डिविडेंड डिसीजंस, है ना। तो डिविडेंड डिसीजंस क्या है, इसका बेसिक डिस्कशंस मैंने कर लिया कि आखिर क्यों डिविडेंड दिया जाता है, कौन देता है, क्यों देता है। इसका लॉ भी हम लोग रिसेंटली एक बार कवर किए कॉर्पोरेट लॉ की क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग एक्चुअली फाइनेंस के एंगल से जो प्रैक्टिकल अप्रोच है डिविडेंड का, उसके बारे में बात कर रहे थे। और इस डिविडेंड सर डिसीजंस का, स्क्रीन। सॉरी, डिविडेंड डिसीजन चैप्टर का जो सबसे ट्रिकी पार्ट बोल सकते हो आप, एक तो पर्पस जो है कि ये फाइनेंशियल डिसीजंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस का दो वाइटल पार्ट है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, मैंने कहाँ से जुगाड़ करें, कहाँ पर बिजनेस पे लगाएं, एंड द फाइनल पॉइंट इज डिविडेंड डिसीजंस, कि आखिर जो बिजनेस के जरूरत में बिजनेस को पैसा दिया था, सिंपल भाषा में बोलूं, बिजनेस के जरूरत में जो जो बिजनेस को पैसा दिया था, उनको उनका पैसा रिटर्न करने का जो तरीका है वो है डिविडेंड डिसीजंस। क्योंकि शेयर होल्डर जब आपको पैसा देगा तो शेयर होल्डर को आपको वापस भी तो करना है। तो ये बिजनेस का जो कंट्रोलर है या बिजनेस का जो मैनेजर है, या फिर अगर आप बोले तो कंपनी के अप्रोच से, तो क्योंकि ये जो भी काम होता है ये कंपनी के थ्रू से होता है, तो ये डिविडेंड डिसीजन किसका है, ये कंपनी का डिविडेंड डिसीजन। सर कंपनी खुद तो डिसाइड नहीं कर सकता, कंपनी थोड़ी ना, रोबोट भी नहीं है कंपनी, है ना। रोबोट फिर भी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, वो भी कुछ ना कुछ सोच रहा है ना। लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी नहीं आते, उसको बस आर्टिफिशियल लीगलिटी मिलता है, आर्टिफिशियली उसको पावर दिया गया है। तो कंपनी खुद कुछ नहीं कर सकता, कंपनी चलाने के लिए डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनी के अंदर कुछ अथॉरिटी होते हैं, है ना, कुछ सीईओ, सीएफओ, है ना, जहां जरूरत है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां जरूरत है कॉस्ट अकाउंटेंट, जहां जरूरत है कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे कुछ। और साथ में जो कंपनी चलाने के मेन मेन लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दीज आर। तो ये लोग डिसीजन लेते हैं कि भाई शेयर होल्डर को कितना देना चाहिए, कम देना चाहिए, ज्यादा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या प्रॉफिट का पार्ट, क्या देना चाहिए का बात कर रहे, समझ में आ रहा है ना। पार्ट ऑफ डिविडेंड वही होता है ना। अब ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग अलग थ्योरीज है दुनिया भर में। उसमें टॉप एमएम, वाल्टर, गॉर्डन, ये तीन सबसे पॉपुलर है। बाकी किसी किताब में थोड़ा एक आध ज्यादा, जैसे यहाँ पर एक लिंडर्स मॉडल भी है, ठीक है, कहीं पर आपको ग्राहम एंड डॉट मॉडल बोल के भी दिखेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी तीन अप्रोच जानने से और डिविडेंड का बेसिक एरिया कवर करने से, आपको डिविडेंड का कोई भी मॉडल आपके सामने हो जाए, उसको जस्ट अगर आप थॉरो करोगे ना, गो थ्रू करोगे, तो आपको माथा में घुस जाएगा कि कहना क्या चाहता है। बेसिकली इसका मेन दो अप्रोच होते हैं, एक होता है रेलिवेंस और एक होता है इररेलेवेंस। मेनली दो पॉइंट होता है, एक होता है रेलिवेंस थ्योरी और दूसरा होता है इररेलेवेंस थ्योरी। मैंने डिविडेंड देना चाहिए कि डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अच्छा, अगर डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पे तो बात मेनली नहीं है। जैसे कि एमएम अप्रोच जो हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों ने एक चीज देखा कि मॉडिग्लिनी मिलर, ठीक है, ये बहुत फेमस फाइनेंस का मैंने टीचर बोल सकते हो या फिर एडवाइजर बोल सकते हो, वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट एक्सेट्रा। ये बेसिकली डिविडेंड के बारे में इररेलेवेंसी में बात करता है। इररेलेवेंस थ्योरी मैंने एमएम के कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि डिविडेंड देने से भी बिजनेस का वैल्यू चेंज नहीं होता, डिविडेंड ना देने से भी बिजनेस का वैल्यू चेंज नहीं होता, है ना। तो इसको समझाने के लिए मैंने लास्ट दिन आप लोगों को एमएम का हाइपोथेसिस पढ़ाया था। हाइपोथेसिस माने कि एमएम जो सोच रहा है इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को मानने के पीछे कुछ वजह होना चाहिए। माने जब कोई चीज को प्रूव किया जाता है ना, तो प्रूव करने के टाइम पे आपको कुछ फैक्टर्स को मानना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे फैक्टर में ये चीज ऐसे ऐसे काम करता है। अब रियल लाइफ में वो थोड़ा बहुत रेडिएट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, दैट्स द डिफरेंट। तो एमएम ने भी अपना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस रखा कि भाई मेरा थ्योरी इस बेसिस पे बना है, आप देखो कि आप जहां रहते हो वहां पर ये सूट करता है कि नहीं करता। ऐसे हम लोग जब एमएम का थ्योरी पढ़ रहे थे, तो मैंने ऑलमोस्ट 60-70% तो बड़ा इरेलीवेंट लगा,
मैंने बात ही ऐसा लग रहा है कि वैसे वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 30-40% केसेस ऐसा भी है जो एमएम का मानना थोड़ा बहुत सही है। एमएम का एक एक कॉन्सेप्ट जो भी उसने बोला उस हर एक चीज के बारे में लास्ट दिन मैंने डिस्कस किया था। फिर सिचुएशंस अंडर एमएम हाइपोथेसिस में भी बात हुआ था। फिर मैंने आपको एक पूरा एग्जांपल्स के थ्रू से बताया कि कैसे डिविडेंड देने पे 22 लाख का वैल्यूएशन रह गया और डिविडेंड ना देने पर भी 22 लाख का वैल्यूएशन रह गया। मैंने एक बार ऐसा हुआ कि डिविडेंड दिया बिजनेस ने, फिर भी वैल्यूएशन 22 लाख। एक बार ऐसा हुआ कि डिविडेंड नहीं दिया बिजनेस ने, फिर भी वैल्यूएशन 22 लाख। ये क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए हमें ये पता लग रहा था कि जो बात मिलर रखना चाहता है ये वास्तव में कितना संभव है। तो देखा जा रहा है कि भाई कुछ हद तक बातें हो सकता है। लेकिन जो हम लोग लास्ट दिन एग्जाम्पल में पढ़े थे वो तो एमएम थ्योरी के बेसिस में एक सिचुएशंस था, लेकिन एमएम थ्योरी के बेसिस में एमएम का एक फॉर्मूला भी बना है, ये शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, इररिलेवेंस थ्योरी में मॉडिग्लिनी मिलर ने जो फॉर्मूला डेवलप किया वो फॉर्मूला कुछ ऐसे देखने में होते हैं। हाँ, एक तो P0 माने शेयर प्राइस के बारे में बात करता है, और एक है सर वैल्यू ऑफ दी फर्म के बारे में बात करता है। एक शेयर प्राइस के बारे में बात करता है और एक बार फर्म के वैल्यू के बारे में बात करता है कि शेयर प्राइस कितना होना चाहिए, माने मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और वैल्यूएशन ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ, हड़बड़ करने का जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक डेरिवेटिव्स भी दिया है किस तरह से ये फॉर्मूला, ये जो वैल्यूएशन ऑफ फर्म का फॉर्मूला बना है। बट आपको इतना माने डेरिवेटिव्स में माथा लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें डेरिवेटिव नहीं पूछता है। तो मैंने ये फॉर्मूला कैसे बना ये नहीं पूछेगा, बट हाँ अगर किसी के दिमाग में मैथ्स घुसता है, डेरिवेटिव जानना चाहता है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया है, आप चाहो तो इस फॉर्मूला का डेरिवेटिव प्रोसेस को खुद कर सकते हो। लेकिन हम लोग का मेन फोकस फॉर्मूला कैसे बना, इससे ज्यादा फॉर्मूला का एप्लीकेशंस कैसे होगा इसी में होना चाहिए। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम एप्लीकेशंस पे ही है, डिराइवेशंस पे नहीं है। डिराइवेशंस कौन करता है? मैथमेटिशियंस करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, स्टैटिस्टिशियंस करते हैं। ठीक है, सीएससीएस सीएमए का मेन चीजें हैं कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि क्या सर ये अप्लाइड मैथ्स है, यू कैन से दैट ये अप्लाइड एरिया है। हम लोग डिराइव में माथा लगाएंगे। अच्छा, तो पहले एक बार प्राइस के बारे में बात करते हैं कि शेयर प्राइस एमएम के हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मजा का बात है, हम लोग जब कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़े थे उस टाइम पे भी इसके बारे में एक बार बातचीत किए थे। जो लोग किया था उस टाइम पे जरूर याद होगा, ये फॉर्मूला में पहले भी बात हुआ है। अच्छा, एमएम हाइपोथेसिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन आर्बिट्रेज आर्गुमेंट। आर्बिट्रेज आर्गुमेंट बने, अगर आप लोग लास्ट क्लास को फॉलो करोगे आप देखोगे कि वहां पर एमएम ना कुछ ऐसे से बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे आर्गुमेंट एमएम ने दिया कि मार्केट में ये होना चाहिए, मार्केट में वो नहीं होना चाहिए, कंपनी जो है वो अपना सारा पैसा इक्विटी से ही उठाएगा, कोई भी पैसा लोन नहीं लेगा। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो एक आर्बिट्रेज आर्गुमेंट है। So through the arbitrage process, MM hypothesis discuss how the value of the firms remain same, whether the firm pays dividend or share market price of the shares can be calculated. Like formula कुछ ऐसा है, P0 माने करंट प्राइस, प्राइस इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जब कोई पर्टिकुलर पीरियड स्टार्ट होता है उसे P0 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, P0 कोई कोई इसको P0 भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर P नेट होता है तो उसे नेट प्राइस बोलते हैं। और कभी कभी पी नंबर ऑफ कुछ ईयर होते हैं उसको भी डिनोट किया जाता है, P1 P2 P3 ऐसा करके। तो इसका मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर, प्राइस एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ऐसे करके भी P1 P2 लिखा जाता है। लेकिन जब बात बोल रहे हैं P0 का, दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में किसी शेयर का दाम कितना है। P1 का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। D1 का मतलब है डिविडेंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कभी कभी ऐसे नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे आपका भी घर का अलग नाम होता है ना, मुझे जो नाम बताया घर पे वही नाम से बोलते हैं, या कुछ सोना मोना कुछ तो बोलता होगा। हाँ,
क्या सर, ऐसा ही कुछ बोलता है ना, बाबू, बेटा, बेटू। दर्श को क्या बोलता है? हाँ, दर्श ही बोलता है। ठीक है, मजाक से बोला। चलो, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। किसी किसी का तो ऐसे ऐसा नाम घर पे बोलते हैं, बोला नहीं जा सकता। ठीक है, किसी किसी के केस में ऐसा ऐसा नाम है, बोला नहीं जा सकता पब्लिक के सामने। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या डिस्काउंट रेट, ये सभी एक ही मतलब है सर। केई का मतलब नॉर्मली पॉपुलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। लेकिन अगर कहीं पर क्वेश्चन में या किसी पैराग्राफ में आपको रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन दे दिया जाए, तो आप इसे भी एमएम अप्रोच में केई मान लेना। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब सिंपल है, इसको थोड़ा अगर मैं इलाबोरेट करूँ तो कुछ मतलब ऐसा होता है कि मार्केट से कैपिटल को रेज करने का खर्चा, तो उसी को तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। और एमएम तो लोन नहीं लेते। एमएम का क्या मानना होता है कि हम डेब्ट नहीं लेंगे, सारा के सारे पैसे इक्विटी से लेंगे। तो जितना पैसा वो इक्विटी के थ्रू से पब्लिक से रेज करेगा, उसके बदले वो इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न में देगा, वही कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। इसे हम लोग अगर रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन बोले तो क्या गड़बड़ है कि अगर बिजनेस को 1 करोड़ रुपया चाहिए और 1 करोड़ रेज करने के लिए बिजनेस को, से फॉर एग्जाम्पल 10% या 12% या 15% रिटर्न में देना पड़ रहा है, तो दैट इज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। सर डिस्काउंट रेट क्यों बोला? सर डिस्काउंट रेट माने आप ऐसे बोल सकते हो कि आज अगर आपको किसी चीज को खरीदने के लिए 10% कॉस्ट पड़ता है, तो ये आपका डिस्काउंट रेट। माने आपको कम से कम इतना पैसा मार्केट से रेज करना होगा ताकि ये 10% से ज्यादा। यू कैन से दैट इट इज आल्सो इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो, क्योंकि आप जिस रेट में पैसा जुगाड़ कर रहे हो, आपसे आपको अगर बिजनेस को सरवाइव कराना है, उससे ज्यादा कमाना पड़ेगा। व्हाट इज योर डिस्काउंट रेट? ना, माय डिस्काउंट रेट इज 10%, सो यू हैव टू अर्न 12%। इफ योर डिस्काउंट रेट इज 10%, यू हैव टू अर्न 12%, 15%। जितना ज्यादा कमाओगे उतना बिजनेस सर्वाइवल रहेगा। अगर डिस्काउंट रेट ही नहीं उठा सकते तो फिर बिजनेस सर्वाइव कराना मुश्किल में आ जाएगा। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ते हैं सर। तो जब भी आपको दे दिया जाए इस तरह से P0, अगर आपको बाकी इंफॉर्मेशन मिले तो ऑटोमेटिकली आप एमएम के थ्रू से शेयर का दाम निकाल सकते हो। मैंने बिगिनिंग ऑफ द एरिया में क्या प्राइस है, अगर आपको P1 ढूंढना है, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द पीरियड ढूंढना है, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढना है, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग रहे और बाकी चीज सारा चीज रहे, तो यू कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है सर, वैल्यू ऑफ द फर्म भी कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, कि एक बिजनेस का वैल्यूएशन कितना है? हाँ सर, एमएम उसके बारे में ही बात करते हैं। जैसे हम लोग कई बार, ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, कंट्रोवर्सी नहीं बोलेंगे, हाँ बोल सकते हैं, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं, फाइनेंशियल मैटर है। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का अभी मैं चालू हो जाऊंगा, मोदी ममता करूंगा, वो नहीं करेंगे सर, वो सब मैं लॉ में ज्यादा करता हूँ थोड़ा। यहाँ पर बिजनेस वैल्यूएशंस को लेके ना बहुत बात विवाद है मार्केट में। जैसे अगर आप बाइजूस को देखो या फिर शार्क टैंक में बहुत सारे बिजनेस आते हैं ना, तो वो लोग आके देखना बोलते हैं कि मेरा बिजनेस का ये वैल्यू है, मेरा बिजनेस का वो वैल्यू है। तो उसमें असली ग्रोवर जब होते हैं ना, वो सबसे खेल खेलता है। ठीक है, तो बता, तो इतना वैल्यू बोल रहे हैं तो कितना तूने कमाया है, आज तेरे पास कितना है, ऐसा ऐसा का सवाल करेगा। फिर बोलेगा भाई तुम जितना वैल्यू बता रहे हैं ना, वो एकदम दोगलापन है, ऐसा करके बात करते हैं वो। तो कहने का मतलब है कि बिजनेस का वैल्यूएशन नॉर्मली समझने का एक सिंपल तरीका होता है कि तुम्हारे पास पर्टिकुलर डेट में जितना इक्विटी शेयर रहेगा, वही तुम्हारा मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके, अगर शेयर का दाम 10 टका करके है, और अगर तुम्हारे पास 5,000 शेयर है, तो 5,000 इंटू 10, दैट इज योर वैल्यू। अगर वही 10 का शेयर मार्केट में 500 में बिक रहा है मानो, ठीक है, और आपके पास 5,000 शेयर, 5,000 शेयर ही है, पर 5,000 शेयर जब स्टार्ट किया था 10 टका करके 50,000, तो आपका बिजनेस का वैल्यूएशन था, आप बोलते 50,000। बट वही 5,000 शेयर्स, बट मार्केट में आपका शेयर का वैल्यू बढ़ा है, प्राइस बढ़ गया है शेयर का, 10 का शेयर मानो 1,000 में बिक रहा है, सेम 5,000 शेयर्स।
तो 5000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था आपका बिजनेस का वैल्यूएशन 50,000 था, लेकिन आज वही बिजनेस का वैल्यूएशन 50 लाख है। सर ये संभव है? सर आमतौर पे ही वैल्यूएशन का मतलब निकाला जाता है, लेकिन शेयर का दाम 10 से 1000 क्यों हुआ? ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे और भी चीजें हैं जो आप लोगों को धीरे धीरे और पता चलेगा, फाइनेंस पढ़ते पढ़ते मालूम पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर प्रीमियम वैल्यू में जा रहे हैं। बट इस चीज को के रूप से अगर देखा जाए तो वो भी एक वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का चीजें बताते हैं। माने क्या बोला? वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड को बोला है। एफ फॉर फर्म। एन माने नंबर ऑफ शेयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। आपके पास कितना नंबर ऑफ शेयर्स है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर का कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ईयर के स्टार्टिंग। डेल्टा एन माने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू रेज द फंड्स रिक्वायर्ड। आप कितना शेयर, नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हो, आपको जो एक्स्ट्रा पैसे का जरूरत है अभी मार्केट से, उसको डेल्टा एन बोलेंगे। डेल्टा का मतलब ऑलवेज क्या होता है? चेंज। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में जब मैं डिमांड पढ़ाता हूँ या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाता हूँ, उस टाइम पे मुझे ये चीज पढ़ाना पड़ता है। एक कॉल ले लेते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा दीजिए। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक आई दिया है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा बुक्स में थोड़ा बहुत अलग अलग किताब में ना ये जो एन की जगह कुछ और यूज कर सकता है, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट कहीं चेंज नहीं कर सकता। मैंने ये जैसे ई यहाँ पर टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड को ई से डिनोट किया है, किसी और जगह में अर्निंग को शायद कुछ और नाम से डिनोट कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग सर। उस चीज के साथ फॉर्मूला का कोई लेना देना नहीं। मेनली फॉर्मूला का जो थीम है वो हर जगह में सेम। कोई ऑथर कुछ यूज करता है, कोई ऑथर कुछ यूज करता है, वो ऑथर टू ऑथर वेरी कर जाता है। लेकिन आप मिलर का अप्रोच को चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ो, सीएमए इंस्टीट्यूट में पढ़ो, या फिर आप एसीसीए करो, सीएफए करो, जहां जो भी करो, जो मिलर बोला है वो दुनिया भर में वही चलेगा। ठीक है, एक्चुअली सभी इंस्टीट्यूट इस चीज को पढ़ाते हैं। सीए सीए सीएमए इंटरनेशनली, जैसे इंग्लैंड का चार्टर्ड होता है ना एसीसीए, हाँ फिर सीएफए होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो भी कोर्स करो। सीमा लंदन होता है कॉस्टिंग का, आईसीएसआई लंदन होता है पॉपुलरली। ठीक है, तो हर एक इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, ये थीम चेंज नहीं कर सकते। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि P0 से मेनली फॉर्मूला निकला था। फिर उसके बाद यहाँ पर डेरिवेटिव किया। मैं डेरिवेटिव के चक्कर में नहीं जा रहा हूँ सर, क्योंकि ये एग्जाम में आता भी नहीं है और मैं इसके बारे में नहीं, मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन आंसर में थोड़ा बात करने से सुविधा है। लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला याद है, एन प्लस डेल्टा एन इंटू P1 माइनस आई प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको वैल्यू के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख लो, ऑब्वियसली नोट डाउन कर लो। सर फॉर्मूला तो नोट डाउन कर लिए, लेकिन अभी एम हाँ क्या कर लिए? सारा कर लिया? चलो। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है, बोलते हैं कि हाइपोथेसिस का एडवांटेज क्या है ना। हाइपोथेसिस का एडवांटेज ये है सर, द मॉडल इज लॉजिकली कॉन्सिस्टेंट। मैंने जो लॉजिक वो दिया है अपने लॉजिक में वो डटा है। कई बार क्या होता है कि मैंने जो ऑथर ऑथर बोलो या क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल जो भी अपना मॉडल वो बनाते हैं, पहले खुद ही बोलता है फिर खुद ही अपने पॉइंट से डिविएट हो जाता है। ऐसे भी चीजें देखा जाता है। मैंने एक बार तुमने एक पॉइंट पे हाँ बोला, लेकिन खुद ही अपने पॉइंट पे नहीं टिक पाते। तो इस चीज को इसलिए बोलते हैं कि लॉजिकली कॉन्सिस्टेंट बने,
जो लॉजिक तुमने दिया उसके हिसाब से ये कॉन्सिस्टेंट, ये इसका एडवांटेज। ऐसे होता है ना सर, हम लोग बहुत सारी चीजों में अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। पहले हम लोग बोलते हैं ना या हाँ, तो ना बोलने के बाद भी अपने ना पे टिकने का प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि भाई ना तो ना क्यों, ठीक है, हाँ तो हाँ क्यों, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। लेकिन कई बार अपने आप से डेविएट होते तो इलॉजिकल लगता है। जैसे आप लोग जानते हो, मैं थोड़ा अभी पॉलिटिकल एक बात करूंगा, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं नॉर्मली आजकल फिर से कश्मीर में चालू हो गया ना टेरर अटैक, तो खबर बड़ा फैल रहा है, 20 लोग मर गया सर फिर से। तो कश्मीर का एक बहुत ही पुराना एक पॉलिटिशियंस है, एमएलए है, इंसान बड़े अच्छे लगा मुझे, इसलिए मैं उनको थोड़ा सुन रहा था। तो उनको एक पत्रकार या रिपोर्टर उनको कुछ बातें पूछ रहे हैं, तो उन्होंने दो दो सवाल किया कि कश्मीर में टूरिस्ट काफी ज्यादा हो गया है, स्पेशली डाल लेक के आसपास में और आसपास के बहुत जगह में काफी, मैंने लास्ट 1 डेढ़ साल में जो टूरिस्ट कश्मीर में फुटफॉल हुआ है वो लास्ट 20 साल में नहीं। मैंने ये डेटा है पूरा, तो इसको कोई ठुकरा नहीं सकता, ठीक है। तो रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि इतना टूरिस्ट क्यों बढ़ा, और इसका क्रेडिट आप किसको देंगे। सर टूरिस्ट डेवलप इसलिए हुआ है क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का प्रॉब्लम था, डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे कंट्रोल करके ही टूरिस्ट का डर कम किया, तभी जाकर टूरिस्ट किया। लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि नहीं, टूरिस्ट आया अपने मन से आया। क्या लॉजिक है इस बात का। टूरिस्ट अपने मर्जी से आया, टूरिस्ट जरूर अपने मर्जी से गया है, लेकिन अपने मर्जी से टूरिस्ट में इतना इंक्रीमेंट नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता। एक्चुअली इनको मोदी को क्रेडिट देना ही नहीं, सिंपल बात है। एक तुम ये तो फिर भी टूरिस्ट का था, तुम दूसरा क्वेश्चन सुनोगे उसका जवाब सुनोगे तुम अभी गिर जाओगे, अभी मैं सीरियसली गिर जाओगे। बोलते ये जो बहुत सारे ट्रेन लाइन बना, टनल बना रोड के लिए, कश्मीर जम्मू से पहले 12 घंटा लग जाता था, अभी 4 घंटा में तुम जम्मू से कश्मीर का रास्ता तय कर सकते हो। हाँ कुछ कुछ जगह में अभी रोड का काम चल रहा है, और ट्रेन आ जाने के बाद तो सर 3.5 घंटा में तुम पहुंच जाओगे। तो बोलते ये जो टनल वर्क हुआ, इतने इतना लोग जो इजीली जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट कर रहा है, आप लोगों का भी काफी फायदा, सब कुछ, तो इसका क्रेडिट किसको देंगे। बिजनेस सेंट्रल किया तो सेंट्रल को देंगे, जब बर्बाद होता है तो सेंट्रल को ही ना बर्बाद बोलेंगे। बोलते नहीं, टनल आप नहीं पूछा तो बोलते नहीं, टनल का बेनिफिट हमारे लिए नहीं है, वो आर्मी को बॉर्डर में भेजने के लिए है। आर्मी किसका है, कल पाकिस्तान अगर बोमा मारेगा तो आर्मी को भी भेजने के लिए बॉर्डर में जल्दी जल्दी कौन पहुंचेगा, किसको सेव करने के लिए पहुंचेगा। फिर भी एक बार भी बोलेगा नहीं कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम किया है। बोलता है कि कश्मीर का सिचुएशन इसलिए बेहतर हुआ है क्योंकि पहले हम ही लोगों ने बंदूक उठाया था, अभी हम ही लोगों ने बंदूक छोड़। अच्छा हालात सुधरा है, हाँ काफी हालात सुधरा है, क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, हालात बहुत बदला है, लेकिन जवाब में कोई लॉजिक नहीं। मैंने खुद ही अपने बातों में टिक नहीं सकते। अरे क्या कर, तुम मोदी का नाम मत लो, इतना तो बोलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है। अरे अभी पूरा भारत का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर पे डाल रहे हैं, हम लोगों को ना देखे, फिर भी कश्मीरियों का कोई खुशी नहीं है। क्या बोले, कुछ भी कर दो, कोई कुछ खुशी नहीं है किसी को, यही चीज है। मैंने कहने का मतलब सिंपल था कि लॉजिकली कॉन्सिस्टेंट रहना चाहिए, हाँ को हाँ बोलो, खराब को खराब बोलो, अच्छा को अच्छा बोलो। नहीं ऑपोजिशन नहीं, ये अभी एक्चुअली पॉलिटिक्स काफी एज हो गया है, तभी वो ये दे रहे, फॉर्मर है, लेकिन बोल रहे कि अच्छा हुआ है। तो अच्छा हुआ है क्योंकि कश्मीर का सिचुएशन अलग है, तो कश्मीर के मुद्दे पे बोला जा सकता है। ये थोड़ी नॉर्मल स्टेट है कि बात बात में विरोध करें। कश्मीर में सिचुएशन इतना खराब था कि तुम तो वहां पर जो वहां का लोकल यूथ है वो तो पथराव छोड़ के कुछ जानता नहीं था, ठीक है। आए दिन कोई ना किसी के घर पे कोई ना कोई मिलिटेंट उठता है, आए दिन किसी के घर पे माँ बहन को मार देता है,
आए दिन, मैंने रोज का खेल है कश्मीर। अरे तुम जीना जीना क्या है कश्मीरी नहीं जान, उस हिसाब से कश्मीरी अभी ओपन से घूम रहा है। ठीक है, एक आध केसेस अलग है, ये फिर से ये एक्चुअली भोटर के इसके बाद ही हुआ है। ये 2-3 महीने एक बार जम्मू में हुआ, वो रियासी बोल के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर टूरिस्ट को मारा आतंकवादी लोग, और फिर से ये कल परसों हुआ है ये। तो लेकिन पहले तो रोज होता था। जगह लॉजिकली कॉन्सिस्टेंट रहना तो चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग चीज है, ये तो नॉन पॉलिटिकल एक कॉन्सेप्ट था। इसमें डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो किसने किया है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, सिंपल। तो ये मॉडल जो है लॉजिकली कॉन्सिस्टेंट है। अच्छा, इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी फ्रेमवर्क ऑन डिविडेंड पॉलिसी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेज। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए जान लेना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ वेरियस assumption इज क्वेश्चनेबल। ये जो अलग अलग assumptions ये लोग जनरेट किया है, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है, जो हम लोग लास्ट क्लास में एक्चुअली डिस्कस किए। एंड दिस मॉडल मे नॉट बी वैलिड अंडर अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये सर्टेन सिचुएशंस पे बोला है, और सर्टेनिटी इतना रियल लाइफ में होता नहीं है। मैंने हर चीज को निश्चित तरीके से बोला गया है, तो निश्चित तरीका इतना होता नहीं है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी एंड बिजनेस इज ऑल्सो। अरे अनसर्टेन है वो है बोल के ही तो हमारे समाज में मैक्सिमम लोग बिजनेस करने से प्यार करते हैं, डरते हैं, है ना। दुकान तो खोल लेंगे लेकिन चलेगा क्या, ये जो मन में सवाल है। इसी अनसर्टेनिटीज तो मेन चक्कर क्या है, अनसर्टेनिटी शायद बहुत चलेगा, लेकिन इतना मन में डर पैदा कर लेते हैं, नहीं नहीं इससे अच्छा है नौकरी कर लो भाई, है ना। मन में डर बहुत है लोगों का। कश्मीरी का बात नहीं कर रहा, बिजनेस का बात करो। कश्मीरी लोगों का तो फालतू का डर है एक। उनको लगता है कि कश्मीर में अगर बीजेपी जैसा संगठन स्ट्रांग हो जाता है तो कश्मीर में मंदिर बन जाएगा, तो उन लोगों का मुसलमानियत खत्म हो जाएगा। इवन वो लोग ओपनली बोलते हैं, कोई कोई लोग, हाँ, कि मंदिर बनेगा तो हम लोग तोड़ देंगे। सिर्फ श्रीनगर में कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन गांव साइड में क्या करेंगे, मंदिर बनेगा तो तोड़ देंगे, सीधा ओपनली बोलता है। क्योंकि मंदिर बनने से सब हिंदू हो जाएगा, और हम तो हिंदू को ऑलरेडी भगाए हैं यहाँ से। क्या कंसर्निंग सिचुएशन है, बहुत जरूरी है। इतना माथा खा चुका है ना। आज फिर भी कश्मीर में जितना भी हिंदू लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत सिख के कारण रह पाते हैं। सिख बेसिकली हिंदुओं का प्रोटेक्टर है, आप इतना मानो, सिख भाई बैठे इधर, ठीक है। कश्मीर में कभी जाओगे, जितना भी हिंदू लोगों का रहने का जितना जगह है वो सब गुरुद्वारा ही है। और तुम अगर वहां पर जाके ओपनली रह पाओगे तो तुम इतना मानो कि सिख लोग है तो तुम सेफ। अदरवाइज हिंदू कश्मीर में रह मैंने दिखता ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का नॉर्मल लोगों के मन में इतना ज्यादा मैंने खोखलापन है, इतना ज्यादा मैंने ये भरा हुआ है, भड़ास भरा हुआ है। ठीक दमदार है, इतना बिजनेस चलाते उधर, लंगर चलाते हैं। स्पेशली ये हिंदुओं का सारा तीर्थ स्थान तो कश्मीर में ही है, अमरनाथ, ये नाथ वो नाथ, सारे के सारे वैष्णो देवी, और हर जगह में ये सिख लोगों का लंगर चलता है, बड़े बड़े लंगर चलते हैं, साल भर। और ट्रक पे ट्रक, मैंने जम्मू श्रीनगर हाईवे में तुम जाओगे ना, तुमको सिर्फ लंगर का ही ट्रक दिखेगा। और सब एकदम सिख लोग अपना अपना सब ऑथोरिटी लेके जा रहे हैं, अलग अलग जगह में लंगर लगाएगा, वहां पर जाके जो हिंदू शरणार्थी हैं वो लोग खाएगा, साल भर चलता है। तो ऑटोमेटिकली वहां का रेसिडेंट ना होने के बाद भी हिंदू लोग वहां पर जाके ओपनली एंजॉय कर पाते हैं। मैंने जो कश्मीर का जो चीजें हैं, क्योंकि एक तो स्पिरिचुअली बहुत प्राचीन कनेक्शन है, ठीक है, लोग जा पाते हैं। एक मंदिर में देख के आया, पूरा आर्मी में कंट्रोल है, मैं मंदिर में खुद गया था, बहुत प्राचीन मंदिर था, सूर्य टेम्पल था एक्चुअली। वो टेम्पल कभी दिखा दूंगा आप लोगों को अलग से। तो वो टेम्पल एक न्यूली बनाया गया, लेकिन वो टेम्पल कभी भी टूट सकता है, मैंने उड़ा सकते हैं ये लोग, इसलिए एक गुरुद्वारा पास में है,
वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, और बाकी तुम मंदिर में घुसोगे, तुम्हारे चारों तरफ एकदम आर्मी पूरा खड़ा रहेगा, तुम जाओगे दर्शन करके निकलोगे, आर्मी के अंदर से जाओगे, आर्मी के अंदर से बाहर। सन टेम्पल, बहुत प्राचीन सन टेम्पल, तुम लोग कश्मीर सन टेम्पल बोल के कभी गूगल करना, तुमको एक प्राचीन वाला दिखाएगा, और उसी के ठीक पहाड़ी के नीचे एक नया वाला डेवलप किया गया है जहाँ पर पब्लिक जाके पूजा वूजा कर सकते। और वो वाला जो है, उसको वो लोग क्या भूत का गुफा बना दिया नाम के लोगों को, ये भूत का गुफा। ठीक उसके नीचे एक न्यू डेवलपमेंट हुआ है, तो लोग जाके एटलीस्ट दर्शन कर सकते हैं, जो भी थोड़ा बहुत आर्मी ऑफिशियल्स के फैमिली लोग रहते हैं, वही लोग मंदिर में जाते हैं। नॉर्मल ऐसे नहीं कि भीड़ करके लोग जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आर्मी के अंदर से मंदिर जा रहे हैं। देखो, एक्चुअली जब से ये कश्मीर में फिर से चालू हुआ है ना, माइंड बहुत फिर से खराब होने लगा है, और दिमाग में एग्जाम्पल्स में भी कश्मीरी निकाल जाते हैं। देखो, एवी इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू ए रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। समझ गए कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, शुरू में ही बोला था, याद है ना, केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन पढ़ो, यही इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो AB Engineering Limited belongs to risk class for which the capitalization rate is 10%. It currently has outstanding 10,000 shares selling at rupees 100 each. इसका करेंटली शेयर जो आउटस्टैंडिंग है, मैंने जो मार्केट में अवेलेबल है, 100 शेयर्स ये 100 रुपीज करके सेल कर रहा है। The firm is contemplating the declaration of a dividend of 5% per share at the end of the current financial year. It expects to have a net income of rupees 1 lakh and has a proposal for making new investment of rupees 2 lakh। और इसका नेट इनकम 1 लाख का है, न्यू इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दे रहे हैं 2 लाख का। आपको यहाँ पर दो चीज बोला है, एक MM अप्रोच यूज करो और बताओ वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड एंड व्हेन डिविडेंड्स आर, बिजनेस का वैल्यूएशंस कितना। ठीक है, ये भी एक तरीका है वैल्यूएशंस को आइडेंटिफाई करने। अब ये चीज बहुत इजीली हो सकता है सर, आपको ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला समझा दिया था, हेलो, है ना। फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला था प्राइस बनाने के लिए क्या चाहिए, P0 के लिए P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट आपको मिल जाता है सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% था, मैंने कैपिटलाइजेशन रेट। अच्छा, P0 मैंने बिगिनिंग पीरियड में आपका शेयर का दाम कितना था, 100%। डिविडेंड अगर नॉट पेड है तो क्या मानोगे, 0। पुट करो ना सर इस पॉइंट पे, P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। ये पुट करने से, प्लस माइनस करने से, डिवाइड करने से आ जाएगा सर 110%। तो P1 जो है मैंने एंड ऑफ द पीरियड में आपका शेयर का दाम क्या होएगा, 110%। व्हेन, हाँ सर बोलो। हाँ, बिकॉज नहीं नहीं P1 तो दिया नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूले में डालेंगे तो बाकी सारा चीज जब कैलकुलेट करेंगे तो P1 जब कैलकुलेशन में आएगा तो P1 का वैल्यूएशन नहीं आएगा। ये तो नॉर्मल मैथ्स है, स्कोर में क्या समझो, ये तो नॉर्मल मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। स्कोर में क्या सिखाऊंगा, ये तो बचपन क्लास 7 का चीज है, 5 6 7। तो P1 हो गया 110। मैं फिनांस में फोकस करता हूँ क्योंकि आपको मुझे दिखाना है MM का कहना क्या है। एग्जाम में ये सब सिली मिस्टेक मैथ्स में मत कर देना, फिर झमेला हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, तो आप जब स्टार्ट किए थे आपका शेयर का दाम 100 रुपया था, जब आप एंड कर रहे हो आपका शेयर का दाम 110 हो गया। मजा का बात है कि आपने डिविडेंड दिया नहीं है, बिजनेस 1 लाख कमाने जा रहे हैं और 2 लाख इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, प्रपोजल किया है। अब हमें चाहिए कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। उसका अर्निंग है 1 लाख का, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्या किया है, कुछ नहीं किया, नील। फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर उसके पास जितना अर्निंग है वही इन्वेस्टमेंट के लिए फंड है। हाँ सर, जितना अर्न किया उतना ही इन्वेस्टमेंट के लिए बचा है। ये देखो क्वेश्चन में जो बोला है,
नेट इनकम कितना किया, 1 लाख का किया। न्यू इन्वेस्टमेंट 2 लाख करना चाहता है। आउटस्टैंडिंग शेयर 10,000 है, 100 रुपीज करके शेयर का दाम। तो अगर अर्निंग 1 लाख है, फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट भी 1 लाख मानेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख। तो बैलेंस कितना चाहिए उसको, 2 लाख माइनस 1 लाख, माने 1 लाख मेरे पास है और 2 लाख मेरे को चाहिए। तो नीड कितने का है, 1 लाख का। स्टेप 3 में एक चीज कैलकुलेट करो, तो ही ठीक है चलो। তবে একটু ক্লাস নিচ্ছি, একটু বসতে পারবি তো? হ্যাঁ একটু বস না বাবা, আমার একটু দেরি হয়ে গেছে আজকে, আধ ঘন্টা একটু বস, ঠিক আছে? আধ ঘন্টা বস, আমি তারপর তোর সাথে स्टेप 2। हाँ तो क्या कर रहा था इतना देर से? मेरे बा एक साथ काम करो सर, बड़े हो गए आप लोग, इतना छोटा रह गए। लिख लो, हो गया। अच्छा स्टेप 3 में क्या आ जाएगा फिर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर बैलेंस फंड। अच्छा हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स का जरूरत चाहिए। क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स का डेटा जो दिया हुआ है, और अगला और कितना चाहिए। पहला चीज ये है, स्टेप 2 में हम लोग ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि मेरे को कितना फंड्स का जरूरत है, 1 लाख, क्योंकि 1 लाख तो मैं अर्न कर लिया, बाकी 1 लाख मेरे पास नहीं है। तो फंड्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई प्राइस एट द एंड, दैट मीन्स अगर 1 लाख टका मुझे चाहिए और एंड में मेरे शेयर का दाम कितना है, P1 का दाम कितना हुआ, 110, जो ऑलरेडी हम लोग स्टेप 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डेल्टा एन मैंने नंबर ऑफ शेयर्स जो चेंज होगा वो मुझे मिल जाएगा, मैंने न्यू चेंज इन शेयर्स मुझे मिल जाएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 110, 1 लाख डिवाइडेड बाई 110 कितना हो जाता है, 9093। ठीक है, इसको अभी साइड करो, हमें बस यहाँ से डेल्टा एन चाहिए था। अब डेल्टा एन क्यों चाहिए था वो आपको मैं फॉर्मूला दिखाने से आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा एन का वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला डेवलप किया था ये वाला, एन प्लस डेल्टा एन इंटू P1 माइनस आई प्लस ई होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। ठीक है, अब हमें डेल्टा एन मिल गया, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कितना चेंज चाहिए वो मिल गया। अब वैल्यू ऑफ फार्म मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ फार्म या NP0, इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस डेल्टा एन इंटू P1 माइनस आई प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। अब देखो तो ये सारा डेटा हमारे पास है कि नहीं, पहले कितना शेयर्स था हमारे पास आउटस्टैंडिंग 10,000, डेल्टा एन कितना जरूरत पड़ा, एक न्यू न्यू फंड कितना चाहिए, नया फंड कितने का चाहिए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 110, और ऑलरेडी ये हम लोग यहाँ से ले चुके हैं। हाँ सर, समझा नहीं यार वो सर। आई फॉर इन्वेस्टमेंट और ई फॉर अर्निंग, ये पहले समझा दिया था एक बार, भूल गए सर। अब ये देखो, जब स्टार्ट किया था यही तो समझा रहा था। वैल्यू ऑफ फार्म में VF माने वैल्यू ऑफ द फार्म, N माने नंबर ऑफ शेयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, डेल्टा N माने नंबर ऑफ शेयर issued to raise the funds required, I माने amount required for investment, and E माने total earning during the period। ठीक है, जो ऑलरेडी आपको पता है अर्निंग कितना किया, 1 लाख किया ना, और अमाउंट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट का कितना है, 2 लाख है ना। हाँ सर, रिक्वायर्ड 1 लाख है, लेकिन टोटल तो 2 लाख चाहिए ना, उस 2 लाख में से मेरे पास अर्निंग 1 लाख तक था, तो मिल गया सर। P1 110 का मिल गया, इन्वेस्टमेंट 2 लाख का चाहिए टोटल, और 1 लाख मेरा ऑलरेडी अर्निंग है, और 1 प्लस के करने से के कितना है 10%, तो 10% को तो डायरेक्टली नहीं लिखते हम लोग, उसको पॉइंट में लिखते हैं। 10% का मतलब ही होता है 0.10, है ना। 10 डिवाइडेड बाई 100 करने से क्या आता है 0.10, और क्योंकि ये सारा कैलकुलेशंस
मैंने पॉइंट में या डिवाइडेशन में है, यहाँ पर डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दे सकते, इसलिए 0.10 करके कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अगर तुम बेसिक मैथ लगाओगे तो ये वैल्यू आ ही जाएगा सर। तो बेसिक प्लस माइनस का काम है, ब्रैकेट का काम पहले करो, फिर मल्टीप्लाई का काम करो, फिर प्लस माइनस करके डिवाइड करो, आ जाएगा। कितना आया? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आए। ऑनलाइन में आज ज्यादा लोग हैं नहीं। अभिजीत, नील, शालिनी, आप लोग कर रहे हो सर? समझ में आ रहा है? यस सर। ये सर यस सर। ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या पता लगा बोला तो, कि फार्म का वैल्यू कितना हुआ? 10 लाख का। बिजनेस का वैल्यू कितना हुआ? 10 लाख। कि आज के डेट में अगर ये बिजनेस कोई खरीदना चाहेगा उसको कितना देना पड़ेगा? 10 लाख। समझे? एमएम के हिसाब से अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है, इन्वेस्टमेंट इतना करना चाहता है, इतना अर्निंग कर रहा है, शेयर का दाम इतना चल रहा है, अगर इतना डेटा आपके पास हो तो आप बिजनेस का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ठीक है, भले ही एमएम का कुछ हाइपोथेसिस का कुछ पॉइंट ऐसे लगा आप लोगों को जो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है, लेकिन वैल्यूएशन क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। केस 2 जो है ये थोड़ा अलग है। केस 2 में बस एक चीज डिफरेंस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बट इस बार आप डिविडेंड दोगे। बिकॉज क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें 2 सिनारियो था। एक सिनारियो ऐसा था जहां पर डिविडेंड आर नॉट पेड था, अगर डिविडेंड नहीं दे रहे तो वैल्यूएशन सारा 10 लाख था। अब एक सिनारियो हम लोग जा रहे हैं जिसमें हम लोग डिविडेंड पे करेंगे। तो अगर डिविडेंड पे करेंगे तो फिर हमका वैल्यूएशन में क्या बदलाव आएगा? सर फॉर्मूला वही, बस एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी वही है, प्राइस ऑफ द शेयर का दाम स्टार्टिंग ऑफ दिस पीरियड के शुरू में कितना 100 का है, लेकिन पहले केस में डिविडेंड 0 था, इस बार डिविडेंड 5 का हुआ। P0 माने करेंट मार्केट प्राइस, कैलकुलेट बिगिनिंग में फॉर्मूला में डाल देंगे 100 इक्वल्स टू ऐसा करके, मैंने जस्ट पुट कर रहे हैं P1 माने P1 हमें चाहिए बेसिकली, बाकी 5 हमें पता है D1 से आ गया, और 1 प्लस के माने 1 तो फॉर्मूला के अंदर आता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, तो इसमें से सिर्फ P निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना तो कर लेते हो आप लोग, तो P1 कितना हो जाएगा? 105। पहले केस में P1 कितना था? शुरू तो था P0 था सर 100, पहले केस में P1 था 110, इस बार डिविडेंड दे रहे हो तो शेयर का दाम क्या हो गया? रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं। रिसेंटली रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, रिसेंटली वाला रिलायंस का डिविडेंड डिक्लेयर करते ही रिलायंस का शेयर का दाम गिर गया, एकदम रिसेंटली हुआ है, दिखा देता हूँ आप लोगों को, न्यूज चेक करो थोड़ा सा। ठीक है, दिवाली बोनस ठीक है, ऑलरेडी दे दिया, मतलब डिविडेंड, ओ सॉरी डिविडेंड नहीं बोनस दे रहा है, सॉरी। अच्छा डिविडेंड कौन दिया? इन्फोसिस, इन्फोसिस दिया है। ठीक है, बोनस देने से भी होता है, क्योंकि बोनस भी एक तरह का डिविडेंड देने का ही तरीका है, बोनस भी एक डिविडेंड देने का ही तरीका है। ठीक है, इन्फोसिस ने दिया, आप लोग सही बोले। अच्छा रिलायंस का अगर आप शेयर प्राइस देखो, ये जिस दिन ये लोग बोनस का डिक्लेयर किया था ना, थोड़ा 5 दिन पहले का हिसाब से, ये देख पा रहे सर, ये 22 अक्टूबर का बात है, अप्रोक्स 21-22 अक्टूबर का बात है। शेयर का दाम सीधा 2700 से गिर के 27-18, और धीरे 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 ऑलमोस्ट इसका दाम गिर के 2600 में चला गया, और इसका रीजन भी वही डिविडेंड का मैटर है। इन्फोसिस भी ऐसा खेल दिखाया था, दिखा देता हूं आपको, मार्केट प्रूफ के साथ दिखाया। ये देखो, जब इसने भी डिसीजन लिया था ना डिविडेंड देना है, इसका भी शेयर का दाम थोड़ा 1882 समथिंग था, इसका भी शेयर का दाम गिर के 1863 वगैरह में आ गया।
तो डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करते हैं शेयर का प्राइस गिर जाता है, और देखो गिरते गिरते 1849 में आए, ये डिविडेंड के कारण ही होता है। फिर बाद में बढ़े, क्यों बढ़ा सर? क्योंकि तब डिविडेंड का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अब मार्केट में लोग फिर से बाई करना स्टार्ट किया। एक्चुअली कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, जब कंपनी के पास जब पैसा रहता है, कंपनी के पास जब पैसा रहता है तो कंपनी जब उसका डिविडेंड देने का कोशिश करता है या डिस्ट्रीब्यूट करते कि हम लोग डिविडेंड देके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन, अभी उसके पास उतना पैसा नहीं रहेगा। मानो मैं डेली 500 टका कमाता हूँ और मेरा जो शेयर होल्डर है वो मेरे को बोलता है ठीक है आप डेली बेसिस में आपका 500 का एक हिस्सा हम लोग को दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर 500 में से अगर मैं उनको 50-50 करके, मानो मेरा 2 शेयर होल्डर है मेरे बिजनेस, मेरे को छोड़ के, उनको अगर मैं 50-50 100 टका दे दिया, सपोज आप मेरे शेयर होल्डर बनोगे, अरे बन जाना 2 मिनट के लिए, ठीक है? तू शेयर होल्डर है, तू शेयर होल्डर है, अब जो भी मैं कमाया तुम लोग डिविडेंड के लिए 50 तुमको दिए, 50 तुमको दिए, मेरा बिजनेस का वैल्यूएशन अभी 500 है कि 400 है। तो जब बिजनेस का वैल्यूएशन गिरेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस भी उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कम हो जाए। लेकिन सर बाद में बढ़ जाता है, सर बाद में इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि कंपनी न्यू शेयर होल्डर्स आएगा कि कंपनी अच्छा है, शेयर ये करता है, डिविडेंड देता है, बोनस देता है, खरीदो भाई इनको, फिर बढ़ना चालू होगा, वो अलग बात है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो होना ही था, समझे? पूछते ना शेयर का दाम गिर गया सर, सर कंपनी बोनस दिया, डिविडेंड दिया, गिर गया। अरे भाई गिरा क्यों? क्योंकि वो अकाउंटेबली है, अकाउंटिंग के कारण हुआ है, समझे? चलो इसका वैल्यूएशन करो, तो प्राइस इसका 105, बाकी सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा चेंजेस के साथ। आपका अर्निंग था 1 लाख का, आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हुआ? 5 करके 10,000 शेयर था ना, अरे 10,000 शेयर था ना आपके आउटस्टैंडिंग, तो 10,000 शेयर 5 टका करके कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 50,000। फंड अवेलेबल कितना है इन्वेस्टमेंट के लिए फिर? क्योंकि 1 लाख अर्निंग किए थे, 1 लाख में से 50,000 दे दिए, पड़ा कितना रहेगा? 50,000। इन्वेस्टमेंट करना कितना है? न्यू बिजनेस का इन्वेस्टमेंट करना कितना है? 2 लाख। 2 लाख में से 50,000 ही बचा अभी, तो बाकी और कितना चाहिए? 1.5 लाख। पहले किस में क्या था? 1 लाख। अब वैल्यू कर लो इसका, सेम कॉन्सेप्ट में। सेम फॉर्मूला में डालना, डेल्टा इन तो पहले भी मैंने सेम फॉर्मूले में आ जाएगा। फंड्स रिक्वायर्ड बाई, इस बार फंड्स कितना चाहिए? 1.5 लाख चाहिए, और प्राइस एट द एंड कितना है? 105 है, तो आपका डेल्टा इन आ गया। डेल्टा इन को इसको वैल्यू मत करना, क्योंकि बाद में इसको फॉर्मूले में डाल के करना। तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म है, मेरा एमएम अप्रोच है ना सर, तो फॉर्मूला में डालने से आपको पता है 10,000 मेरा आउटस्टैंडिंग शेयर था, मैंने बेसिकली एन है मेरा, डेल्टा एन मेरा 1.5 लाख बाई 105 है। P1 इस बार 110 नहीं 105 रहेगा। आई मेरा 2 लाख है, आई मेरा 2 लाख है, और ई मेरा 1 लाख है। ए तुम लोग बात मत करना, गौरव इधर आके बैठ, दूसरे लोगों का क्लास चल रहा है, तुम लोगों का तो मैम का क्लास है, साइड में सब एक साथ बैठेगा ना, चालू हो जाएगा किधर 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 किधर। ओए सीधा एकदम एकदम साइड हो गया। कितना होगा सर? देखो वैल्यूएशन कितना होगा, कैलकुलेट करो, 10 लाख ही मिलेगा। मैजिक क्या हुआ देख रहे हो सर? मैजिक यही है कि एमएम का मैजिक है, मॉडिक्लेनी मिलर का मैजिक यही है। इनका फॉर्मूला में डिविडेंड देने से भी 10 लाख आया, और डिविडेंड ना देने से भी वैल्यूएशन 10 लाख आया। मैंने आप अपने मैंने इनका मानना है कि पहले कंपनी के पास था, अभी शेयर होल्डर के पास गया, क्या ही फर्क पड़ता है। लॉजिक में कॉन्सिस्टेंट है, इसका जो लॉजिक था वो कॉन्सिस्टेंट है। उनका मानना है कि कंपनी और शेयर होल्डर अलग नहीं है, पहले कंपनी के पास था अब शेयर होल्डर के पास गया, तो वैल्यू में क्या चेंजेस? मानो मैं कंपनी, तुम लोग शेयर होल्डर, पहले पैसा मेरे पास था, मैं तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया,
तो इस पे कंपनी के वैल्यूएशंस में क्यों चेंजेस होते हैं, ये किसका मानना है? एमएम का मानना है। इसलिए एमएम ये बोलते हैं कि डिविडेंड देने से भी बिजनेस का वैल्यू जो रहेगा, डिविडेंड ना देने से भी बिजनेस का वैल्यू वही रहेगा। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं प्यार से? डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। क्या बोलते हैं? डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। तो बेसिकली ये था एक अप्रोच इररेलेवेंस के। इररेलेवेंस में एमएमई सबसे पॉपुलर है, इसलिए यही चीज आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है। अब एक दूसरा थ्योरी आता है, इसका मतलब क्या है? डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी। ऑनलाइन में अगर पूछ लेते हैं, समझ में आया रे तुम लोगों को? अभिजीत, नील, शालिनी, बोलो सर। यस सर। थैंक यू यस सर। रेलेवेंस थ्योरी क्या है? रेलेवेंस थ्योरी है, ये वाल्टर मॉडल है। इसमें दो मॉडल का मेनली पॉपुलर है, एक वाल्टर, एक दूसरा गॉर्डन। ठीक है, दोनों मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला अलग है। वाल्टर कहता है, या गॉर्डन भी कहता है, कि डिविडेंड देने ना देने पे वैल्यूएशंस में चेंजेस आता है। मैंने डिविडेंड देने से एक वैल्यू होगा, डिविडेंड ना देने से दूसरा वैल्यू होगा। लेकिन ये क्यों ऐसा बोल रहा है, इसके लिए पहले तो आपको इनका एजम्पशंस पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला तो बाद में पढ़ ही लोगे, एजम्पशन से हो। अगर आप लोग एजम्पशंस के बिना एमएम पढ़ते हैं, आपके दिमाग में कभी नहीं जाता कि एमएम कहना क्या चाहता है। तो पहले एजम्पशंस पढ़ो, उसके बाद फॉर्मूला के ऊपर बेस करके क्वेश्चन। बहुत लोग सोचते हैं मैं क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे भाई, क्वेश्चन समझ में आने से नहीं है, किस क्यों बोला ये तो समझ। क्यों बोला है ये नहीं समझेगा तो फिर क्वेश्चन समझ के क्या करेगा? थोड़ा घुमा देगा, पहचान पकड़ नहीं पाएगा। Walter approach is based on the following assumptions. All investment proposals of the firm are to be financed through retained earning only. अच्छा, ये तो और गजब बात करता है। बोलता है कि बिजनेस जो भी पैसा जुगाड़ करेगा, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, सारे के सारे पैसे कौन से रूट से आने वाला है? रिटेन अर्निंग। मैंने जो पुराना आपका अर्निंग है, उसी में से बिजनेस में पैसा हम लोग लगा पाएंगे। न्यू इक्विटी के बारे में कुछ बोला नहीं, और लोन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला। मैंने ये भी एक सही बात है कि नॉर्मली जो साधारण बिजनेस होते हैं ना, ये रिटेन अर्निंग से ही बिजनेस में पैसा लगाते हैं। स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेसेस नेचुरली इतना नहीं करते, वो लोन वगैरह के लिए चला ही जाता है। थोड़ा लेट होगा, 10-15 मिनट। चलो, ठीक है। Walter approach is based on the following assumption. All investment proposals of the firm are to be financed through return earning only. R माने rate of return and KE cost of capital are constant. वास्तव में कितना संभव है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को जो रिटर्न देंगे, मैंने जो भी शेयर होल्डर मुझे पैसा देगा, उनको मैं ऑलवेज कांस्टेंट रेट में ही डिविडेंड पे करूंगा। ये थोड़ा सा चिंता का बात है। और जिस रेट में मैं इनकम करूंगा वो भी सेम रहेगा। मैं ऑलवेज, अगर मानो कि मैं सोचता हूँ कि मैं 100 रुपया बिजनेस में डालूंगा और 15% कमाऊंगा, प्रॉफिट सेम रहेगा। 100 में 100 रुपया डालेंगे, 15% कमाएंगे। रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। Perfect capital market. Firm operates in a market in which all investors are rational. Silent करते दर्श। आईफोन है तेरा? है क्या? नहीं तो आईफोन वाले को वापस कर। वो साइड वाला जो स्विच है उससे क्या था? काम नहीं करता है। The firm operates in a market in which all investors are rational and information is freely available to all. चलो ये बात कुछ हद तक समझ लेता हूँ कि फार्म एक
परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जैसे कि अमेरिकन मार्केट एक बहुत अच्छा परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। इंडियन मार्केट डे बाय डे एक अच्छा कैपिटल मार्केट बन रहा है, काफी अच्छा बन रहा है, क्योंकि आजकल इंडियन मार्केट में भी सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अमेरिका में है। डेमोक्रेटिकली आप हर बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जुगाड़ कर सकते हो, उसके बिजनेस के बारे में जान सकते हो और ओपनली इन्वेस्ट कर सकते हो। परफेक्ट कैपिटल मार्केट। सर तो फिर इसका ऑपोजिट क्या होता है? फिर इसका ऑपोजिट, जैसे मानो अगर प्योर सोशलिज्म कॉन्सेप्ट में चलता है, फिर से पॉलिटिकल बात हो जाएगा, ज्यादा नहीं करूंगा, मैं डेविएट हो जाता हूँ। चाइना जैसे कंट्री का क्या है, ये लोग सरकार के थ्रू से चलता है ना सोशलिज्म में। ये लोग क्या करते हैं, चाहे तो ना मैनिपुलेट कर सकते, मानी अगर बोलेगा कि हाँ अच्छा है तो अच्छा है, खराब है तो खराब है, बुरा है तो बुरा है। ये मेनली अंदर वाले लोगों के लिए भी दिक्कत है, बाहर वाले लोगों के लिए और दिक्कत है। स्पेशली अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स हो और आप वहां पर पैसा लगाना चाहते हो, ट्रू वैल्यू पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट ओपन हो ना, जैसे इंडियन मार्केट ओपन है बोल के कभी कभी देखना, ये अमेरिकन इन्वेस्टर्स अगर किसी का कुछ खराब निकलता है ना, ओपनली मार्केट में उसके बारे में बता देते हैं। अच्छा बात है, जितना ओपन रहेगा ना चीजें उतना अच्छा होता है, चाहे कंट्री का पॉलिटिकल मैटर्स हो या फिर फाइनेंशियल मैटर्स। छुपा के कितना दिन रखोगे? और ये छुपा छुपी खेल समझ में नहीं आता है ना। जैसे चाइना हर चीज को हाइड करता है, उनका एक आदत है हाइड करना हर चीज को, मैं बताऊंगा नहीं। एक चीज अच्छा है चाइना के एंगल से देखा जाए, अपना इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या है ना सर, अगर वर्ल्ड को एक सेफ प्लेस बनाना है तो हर चीज ओपन होना ही सब जरूरी है। छुपल छुपी तो क्या है ना, वो मैं दिखा कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, ये लॉन्ग रन में बहुत खराब चीज है। अब कोई बोलेगा सर चाइना गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, उसका अपना अप्रोच है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि सर वर्ल्ड की अच्छाई के लिए क्या है, सब कुछ ओपन होना ही अच्छा। लेकिन चाइना के अप्रोच कभी कभी मुझे बड़ा पसंद आता है, और मुझे लगता है कि इंडिया भी वही अप्रोच रखे। मैंने जब मैं देखता हूँ कि अच्छाई का कोई जमाना नहीं है तब मुझे लगता है भाई चाइना के अप्रोच ही सही है। नो टैक्सेस और नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, मैंने कैपिटल गेन। It means there is no difference in taxation of dividend income or capital gain. This assumption is necessary for the universal applicability of theory, since the tax rates will be different in different countries. No taxes or no tax discrimination. माने कंट्री में कोई टैक्स नहीं होगा, या फिर अगर टैक्स होगा तो सबके लिए फ्लैट रेट होगा। इंडिया में तो ये थ्योरी बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये डेवलप कंट्री के लिए चलता है। डेवलप कंट्री में कैसे होते हैं, 100 रुपया कमाओगे सरकार को 30 टका देना है। ऑस्ट्रेलिया, कुछ यूरोपियन नेशंस में ऐसे सिस्टम चलते हैं। बट हमारे देशों में ऐसे नहीं है। गरीब के लिए थोड़ा फायदा, मिडिल क्लास को थोड़ा फायदा, थोड़ा बैम्बू, हायर मिडिल क्लास को ज्यादा बैम्बू थोड़ा फायदा, और रिच क्लास को पूरा बैम्बू, टैक्स नहीं। ठीक है, लेकिन जो है वो तो बोलना पड़ेगा। उनको क्या फर्क पड़ता है वो अलग बात है। हाँ, थ्योरी गलत है। अच्छा, टैक्स इवेशन वो भी तो बहुत है हमारे देश में। 5-6% लगी टैक्स पेमेंट करते हैं। अगर सारा लोग टैक्स देता तो देश के लिए कितना अच्छा था। इसके लिए पहले तो जो लोग सरकार में बैठते हैं उनका चोरी करना बंद करना पड़ेगा। सर उनका चोरी तब बंद होगा जब हम लोग चोर को चुनना बंद करेंगे। वो चोर नहीं है, हम उनको चोर बनने में हेल्प करते हैं। तो गलत वो नहीं है, हम हैं, है ना। आवाज क्या बाहर से कोई? तो नो टैक्सेस और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे एनवायरनमेंट में ये अप्रोच काम करेगा। इंडिया के लिए थोड़ा दिक्कत है, पर इंडिया को डेवलप बनने में भी बहुत टाइम लगेगा भाई। कम से कम 2047 टारगेट है इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है। बट इंडिया का यूथ को देख के मुझे लगता नहीं, यूथ को देख के मुझे किसी एंगल से नहीं लगता, क्योंकि जिस लेवल में रील्स और मैंने मोबाइल में घुसे हैं, ठीक है,
डेवलप करने के लिए तो स्किल डेवलप होना चाहिए। यूथ का डेवलपमेंट क्या है? कुछ नहीं कर रहे। कहाँ यूथ बोलेगा कि भाई हमें नहीं चाहिए मोबाइल, हम पढ़ेंगे, हमें रिसोर्सेस दो। ऐसा नहीं है, बस हमें एंटरटेनमेंट का चीज दे दो। इसलिए मोदी चाह के भी नहीं कर सकता। नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दीज कॉस्ट में डिफर कंट्री टू कंट्री और मार्केट टू मार्केट, इसलिए यही बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जब कोई कंपनी मार्केट में डिविडेंड वगैरह देना चाहता है या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसको देने के लिए उसका कोई कॉस्ट नहीं है, जो वास्तव में असंभव है। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है तो एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो आता ही है, क्योंकि डिविडेंड कितना देना है उसका कैलकुलेशंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो कॉम्प्लायंस है उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी, कैलकुलेशंस वगैरह करना, फिर उसको पूरा कॉन्सेप्ट को मैनेज करने के लिए एक मार्केटिंग कमेटी, जो मार्केट में खबर फैलाते हैं कि भाई मेरा कंपनी डिविडेंड देगा, आप इसके बारे में लोगों को बताओ, पेपर में छापो, है ना। फिर कुछ लोगों को बोलेगा कि एक कंपनी है, उसको अंडरराइटर्स बोल सकते हो, या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया जाएगा। उनका काम ये रहेगा कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा प्रोसेस को सक्सेसफुल करना है, और कंपनी की तरफ से उसको एक पेमेंट दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, या ब्रोकरेज भी बोला जा सकता है। वो बोल रहे हैं कि ये मार्केट टू मार्केट वेरी करेगा, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, ऐसा बात तो एमएम भी कर रहा था। द फार्म हैज परपेचुअल लाइफ, चलो ये अजम्पशन मान लिया कि बिजनेस जन्म ही लेता है, मरने के लिए नहीं आता, जिंदा रहने के लिए आते हैं। ठीक है, परपेचुअल लाइफ चलता रहेगा। ठीक है, मेन में गो मेन में कम, बट कंपनी नेवर डाइज। ठीक है, इंसान का आना जाना चलता जाएगा, मालिक भी चेंज होता रहेगा। रतन टाटा चले गए बट टाटा रह गए, सबसे बड़ा प्रमाण है। समझे? द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड शेयर प्राइस बेस्ड ऑन वॉल्टर्स फॉर्मूला, मार्केट प्राइस को जैसे कैलकुलेट करते हैं, डी प्लस आर बाई के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई के। इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो बहुत सिंपल आ जाएगा सर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को पी से डिनोट किया गया, अर्निंग पर शेयर को ई से डिनोट किया गया, ई को डिविडेंड पर शेयर से डिनोट किया गया, के ई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वही बात जो पहले भी पढ़े थे। एंड आर फॉर क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, माने आप जो बिजनेस करके जो कमाओगे उसे आईआरआर या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो आप एज पर वाल्टर मॉडल मार्केट प्राइस को जनरेट कर पाओगे। सिमिलर तरीके से वाल्टर ने इस चीज को थोड़ा कैलकुलेशंस के साथ बोला। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, पर आज थोड़ा सा टाइम का कमी है सर। ये मैं नेक्स्ट क्लास में, मंगलवार के क्लास में आपको वाल्टर एंड गॉर्डन को कंप्लीट करवाऊंगा कि आईआरआर के एन ऑप्टिमम पे आउट। मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा बात किया है आईआर ये लोगों ने, कि अगर कंपनी ग्रोथ सिचुएशंस में है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर कंपनी कांस्टेंट सिचुएशंस में है, माने कमा भी ना नहीं रहा है और खराब हालत भी नहीं है, तब उसे क्या करना चाहिए, और अगर कंपनी का बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है तब उसे क्या करना चाहिए। ये वॉल्टर भी बोला है, गॉर्डन भी बोला है, बट आज थोड़ा सा मेरा टाइम का कमी है, इसलिए मैं आज इस बारे में और डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ट्यूसडे वाला जो क्लास है उसमें ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और डिविडेंड डिसीजंस का कंप्लीशन भी हो जाएगा। फिर हम लोग एक न्यू चैप्टर वहां से स्टार्ट करने का पूरा डिसीजन लिए हैं। आई थिंक मैं इसके बाद आप लोगों को वो रेशियो के बारे में बातचीत करूंगा। ठीक है, हाँ सर, खत्म खत्म, सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है। थोड़ा रेशियो प्रैक्टिस करा दूंगा क्योंकि रेशियो पूछते हैं क्वेश्चंस के बीच बीच में। ठीक है सर, आज इतना ही है। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। टीडीएस वगैरह कराना।